हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एपीएच की। मैनेजमेंट ऑफ एपीएच में हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया जो डिजीज़ कंडीशन थी और अब्रप्शियो प्लेसेंटा जो डिजीज़ कंडीशन थी। ऐसी कंडीशन में क्या उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे हम उसको हॉस्पिटल के लेवल पे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड के अंदर। तो पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, और पार्ट सेकंड में हमने बात की थी अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि एक तरीके की क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है। आज इस सेशन में पार्ट थर्ड सेशन में हम बात करेंगे एपीएच के मैनेजमेंट की। एपीएच में दो मेन डिजीज़ आती हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो इन दोनों के मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। इनका डिस्क्रिप्शन, हम डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन सारा सब कुछ देख चुके हैं पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। तो अगर आपको रीड करना है तो आप वहाँ जा करके दोनों पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो क्या है एक्चुअल में। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है, हमने बात की थी कि जब यूट्रस के अंदर, जब यूट्रस में जो हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो प्रोडक्ट है, जाइगोट है, उसका इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ पे हो जाता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना हो करके कहाँ पे हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर उसमें इम्प्लांटेशन जो है वो जाइगोट का अगर कहाँ पे हुआ है, अगर जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन है अगर वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट रहेगा। तो सारा सब कुछ जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया में लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी की जो पोस्चर है वो सब नॉर्मल रहेगी। उसमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन मेनली यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रहेगा। ठीक है, जबकि हमने बात की थी अब्रप्शियो प्लेसेंटा में, तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा में यहाँ पे इम्प्लांटेशन से रिलेटेड अब्रप्शियो प्लेसेंटा नहीं है। यहाँ पे अब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमने बात की थी कि जो प्लेसेंटा है, चाहे वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में हो चाहे वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो, अगर वो अपनी मैच्योरिटी से पहले ही क्या हो जाता है, सेपरेट होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ टाइप की भी हमने बात की थी कि प्लेसेंटा प्रीविया में हमने 4 टाइप देखे। टाइप फर्स्ट देखा था, टाइप सेकंड देखा था, टाइप थर्ड, टाइप 4। तो इनमें हमने अलग अलग तरीके से कैसे बात की थी कि लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इनकी बात हमने की थी। तो वो आप जाकर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। आप वो दोनों पार्ट देखेंगे तभी जाकर के आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए मूव करते हैं स्लाइड पर। मैनेजमेंट ऑफ एपीएच में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट की। तो देखिए प्लेसेंटा प्रीविया का अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो प्लेसेंटा प्रीविया के अगर केस हमें दिखाई देते हैं या ऐसे केस हमारे सामने आते हैं, तो जितने भी केस हैं उनको हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जितने भी केस हैं उन सबको हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे, कहाँ पे उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, वो हॉस्पिटल के लेवल पे किया जाएगा। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है। ऐसे पेशेंट जो प्लेसेंटा प्रीविया से ग्रसित हैं, उन मदर्स को हम कहाँ पे शिफ्ट करना है, हमें हमें हॉस्पिटल के लेवल पे उनको शिफ्ट करना है। तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। वहां जाने के बाद में, अब ये ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमरजेंसी में अगर हमारे पास ऐसे केस आते हैं तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। आईवी फ्लूइड्स इसमें जो है अलग अलग तरीके के आईवी फ्लूइड्स आते हैं, कोलोइडल आते हैं, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन आते हैं। तो हमें आईवी फ्लूइड्स जो है वहाँ पे स्टार्ट करने हैं, जो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से दिए जाते हैं। उन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दिए जाने वाले जो फ्लूइड है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करना है। RL, NS, DNS, D5 ये जो है
सॉल्यूशंस हैं, फ्लूइड्स हैं, तो इनको स्टार्ट करेंगे। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे वो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। उसके अलावा दूसरा जो वर्क है वो ये है कि वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। अगर ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी में ऐसे केस आते हैं, क्यों कर रहे हैं हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट, क्योंकि ब्लीडिंग के केस हैं और प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग जो है वो रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, शॉक से बचाने के लिए, मदर को शॉक से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि मदर जो है वो एकदम से, मदर की जो वेसल्स हैं, मदर का जो सर्कुलेशन है वो एकदम से कोलैप्स नहीं हो और मदर जो है वो शॉक में ना जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपरली मदर के वाइटल साइंस रिकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, बीपी मेजरमेंट करेंगे, पल्स रेट मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर और सारा सब कुछ यहाँ पे वाइटल साइंस रिकॉर्डिंग यहाँ पे चेक होगी। उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे चेक करेंगे, उसमें SpO2 लेवल वहाँ पे चेक करना है मदर का, और SpO2 लेवल चेक करना है। अगर 96 से कम आता है, अगर 96 से कम आता है तो ऐसी सिचुएशन में 96% से अगर कम आता है SpO2 लेवल, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी मदर को। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और क्या फर्दर मैनेजमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए हम दो तरीके के मैनेजमेंट की बात करेंगे, एक एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक हम बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की, कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे। तो इसकी बात करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल होने का मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर किसी तरीके का कोई फ्लूइड का लॉस तो नहीं हुआ है, जो बॉडी की जो लाइफलाइन होती है वो ब्लड होती है और ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है, ये हमें पेशेंट के अंदर चेक करना है। उसका प्रॉपर हीमोग्लोबिन लेवल हमें चेक करना है और मदर शॉक में तो नहीं जा रही है, ये भी हमें चेक करना है। तो शॉक के साइन एंड सिम्टम भी यहाँ पे चेक करने हैं, बीपी वगैरह, पल्स रेट वगैरह प्रॉपर मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे ब्लड का लेवल चेक करेंगे और मदर का वेट चेक करेंगे। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे। तो अगर वो एवरेज कंडीशन में है, मॉडरेट कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि ये पेशेंट जो है वो कैसा है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। तो ऐसी सिचुएशन के बाद, यानी कि हीमोडायनेमिकली अगर स्टेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फीटस की एक्टिविटी भी हम चेक करेंगे। तो कार्डियो टोकोमीटर की सहायता से, कार्डियो टोकोमीटर ये फीटल हार्ट रेट मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस है जो कि फीटस की एक्टिविटी को बताता है। तो अगर कार्डियो टोकोमीटर की सहायता से अगर हमने चेक किया कि फीटस जो है वो कैसा है, अगर फीटस अगर रिएक्टिव है, प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है, फीटल हार्ट रेट गुड है, फीटल हार्ट रेट भी आ रही है, तो इसका मतलब जो है वो फीटस जो है वो कैसा है, फीटस रिएक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि हीमोडायनेमिकली जब पेशेंट स्टेबल हो, कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से हमने चेक किया फीटस की एक्टिविटी, तो फीटस रिएक्टिव है और फीटल हार्ट रेट कैसी है, गुड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी जो है, ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी जो है अगर 37 वीक से ज़्यादा जा रही है, 37 वीक से ज़्यादा जाने का मतलब कि पोस्ट टर्म में जा रही है, पोस्ट टर्म में जा रही है कहने का मतलब ये है कि जो हम टर्म प्रेगनेंसी जो मानते हैं वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन मानते हैं। तो 37 पे जो है वो नॉर्मल कंडीशन रहती है, टर्म प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम। तो अगर 37 से ज़्यादा अगर वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी के, तो ऐसी कंडीशन में हमें मोस्टली जो है वो ब्लीडिंग के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है इंडक्शन ऑफ लेबर का, तो हमें वहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में टर्मिनेट करानी पड़ेगी। प्रेगनेंसी को क्या कराना पड़ेगा, टर्मिनेट कराना पड़ेगा। अगर 37 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाएंगे। अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि मदर जो है वो कब आई है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले आई है, यानी कि प्री टर्म कंडीशन में आई है, तो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले आई है, तो इसमें हमारे पास ये चांसेस रहते हैं कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा सकें, उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर के चांस कर सकें।
तो इंडक्शन ऑफ लेबर के चांस भी टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या टाइप, जो इसके जो टाइप्स हमने पढ़े थे चारों टाइप्स, तो उन चारों टाइप्स में कौन से टाइप के अंदर हम लेबर प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और कौन से टाइप के अंदर हम सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी को वहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दो चीज समझ लेनी है कि 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से अगर ज़्यादा जा रही है वीक ऑफ जेस्टेशन, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग रहती है और फीटल डिस्ट्रेस भी रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में टर्मिनेट ही कराना पड़ेगा। उसके साथ ये दूसरी कंडीशन ये देख रहे हैं कि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम अगर जेस्टेशन है, वीक ऑफ जेस्टेशन 37 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कराना पड़ेगा, कंटिन्यूअस ऑफ प्रेगनेंसी हम करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास प्रेग्नेंट मदर जो है वो कब आई है, 37 वीक से कम की वीक ऑफ जेस्टेशन में आई है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें टाइप असेसमेंट करेंगे कि कौन से टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि अगर टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड एंटीरियर है, अगर हमारे पास जो प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स हमने देखे थे, तो अगर उस टाइप में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर, देखिए टाइप सेकंड जो हमने पढ़ा था मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, तो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर यहाँ पे दो टाइप सेकंड में भी दो तरीके के मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। तो यहाँ पे पोस्टीरियर जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का जो पोस्टीरियर है, यानी कि टाइप सेकंड पोस्टीरियर, ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल लेबर नहीं करा सकते। लेकिन टाइप सेकंड एंटीरियर में हम इंडक्शन ऑफ लेबर को मतलब लेबर के लिए हम उसको भेज सकते हैं मदर को, तो इंडक्शन ऑफ लेबर हम करा सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और प्री टर्म कंडीशन में अगर मदर आई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं, मदर को लेबर के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं कि हम लेबर को कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर हम बात करें इधर मेडिकल मेथड, अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर में देखें कि इंडक्शन ऑफ लेबर हम किस तरीके से करा सकते हैं, तो इंडक्शन ऑफ लेबर हम जो है मेडिकल मेथड्स की सहायता से भी करा सकते हैं। उसमें मेडिकल मेथड्स में हम बात करते हैं जो भी हमारे पास ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शंस आते हैं, तो ये कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मदर जो है वो अपने बियरिंग डाउन एफर्ट्स नहीं लगा पाती। ऐसी कंडीशन में यूट्रस भी जो है वो अपनी टोन में नहीं रहता है, अटोनिक यूट्रस रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यूट्रस में टोन लाने के लिए ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके फर्दर इंजेक्शंस वगैरह हम मेडिकल मेथड में यूज करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर हमारे पास टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर का केस है अगर प्लेसेंटा प्रीविया का, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए उसको बोलेंगे या उसको भेजेंगे लेबर के लिए, तो दो तरीके से हम लेबर प्रोसेस करा सकते हैं। पहला तो हो गया मेडिकल मेथड, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, सर्जिकल मेथड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रप्चर करेंगे। और कैसे रप्चर करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, AROM की सहायता से। देखिए इसमें बैग ऑफ मेम्ब्रेन जब हमने बात की थी, तो ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बार डिस्कस किया था बैग ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन जब बनता है, इवेंट्स ऑफ लेबर में हमने बात की थी, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं लेबर की वीडियो में। तो वहाँ पे हमने बैग ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें दो तरीके के रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। तो अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो वो नॉर्मल लेबर की कंडीशन में होता है, लेकिन यहाँ पे हम इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि हम करवा रहे हैं लेबर मेथड्स, लेबर अपने आप नहीं हो रहा है, लेबर हम करवा रहे हैं।
करवा रहे हैं तो किसी ना किसी कोई ऐसी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं जिसमें हेल्प मिले मदर को। तो उसमें एक मेथड तो हम यूज़ कर रहे हैं कि मेडिकल मेथड, जिसमें ऑक्सीटोसिन भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये यूज़ कर रहे हैं कि सर सर्जिकल मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर रहे हैं। आर्टिफिशियली क्या करेंगे, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन था उस बैग ऑफ मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे। ये फीटस था और इस फीटस के चारों तरफ जो आर्टिफिशियली बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन रहा था, इस आर्टिफिशियली बैग ऑफ ये जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है इसको क्या करेंगे, यहाँ से आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे। रप्चर करके फिर इंडक्शन ऑफ लेबर को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एमनियोटॉमी करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हमें करना ही पड़ेगा। आर्टिफिशियली उसको रप्चर करेंगे बैग ऑफ मेम्ब्रेन, बैग ऑफ वाटर को। तो ये तो था एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एंटीरियर का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने बात की कि इंडक्शन ऑफ लेबर में हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल मेथड और सर्जिकल मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें सर्जिकल मेथड में हमने देखा कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप सेकंड पोस्टीरियर की, और टाइप थर्ड और टाइप फोर, जो कि सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहते हैं। ये मदर ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहती है। तो अगर हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें हमारे पास टाइप सेकंड पोस्टीरियर यानी कि मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया पोस्टीरियर और टाइप थर्ड टाइप फोर यानी कि इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के अगर केस हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट वन ऑप्शन यही बचता है कि हमें डायरेक्टली क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम किसको अलाउ करेंगे, कौन सा मैनेजमेंट को अलाउ करेंगे, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी ही कराएंगे, सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा। फिर उसमें डॉक्टर अपने हिसाब से देखते हैं कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कराना है या अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कराना है, वो अपने हिसाब से डील करते हैं हॉस्पिटल के लेवल पे। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात की। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का एक्टिव मैनेजमेंट क्या है। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में देखिए, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में तो क्या था कि हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल था, लेकिन हमारे पास एक्टिव मैनेजमेंट अगर जब हम करते हैं, कब करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट, जब पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। पेशेंट क्या है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करना, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक्टिव मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से फीटस की एक्टिविटी हमें चेक करनी है। तो कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से अगर हम चेक करते हैं और हमारे पास नॉन रिएक्टिव फीटस मिलता है, यानी कि उसमें फीटस जो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, फीटल हार्ट रेट भी क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो और साइनोसोइडल पैटर्न में भी आ सकती है, सिन वेव्स जो है हमें दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि फीटस नॉन रिएक्टिव है और फीटल हार्ट रेट क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से चाहे पहले है या 37 वीक से ज़्यादा निकल चुकी है, यानी कि बिफोर 37 वीक हो या अबोव 37 वीक हो, दोनों कंडीशन में ही क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज को देखे बिना ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट वन ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। कौन सी सिचुएशन में टर्मिनेट करेंगे, सर अगर फीटस जो है वो कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, पेशेंट भी जो है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, मदर शॉक में जा रही है और फीटस जो है वो भी किस में जा रहा है, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिमाइस की कंडीशन में जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर को बचाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जेस्टेशनल एज को देखे बिना ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना पड़ेगा।
तो हमें जो भी प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू नहीं करना है, उसको टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो जेस्टेशनल एज चाहे 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हो, चाहे 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात की कि पेशेंट जो है वो कैसा रहेगा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नर्सेस का काम क्या है, यहाँ पे नर्सेस क्या करेंगी यहाँ पे। तो देखिए, जो भी मेडिकेशंस दी जा रही हैं टू प्रोवाइड मेडिकेशंस फॉर पेशेंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑब्स्टेटिशियन, जो भी मेडिकेशन देनी है वो ऑब्स्टेटिशियन के प्रेस्क्रिप्शन से देनी है, किसको, पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा जो है दूसरा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो ये है कि यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे रिवर्स स्ट्रैडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, रिवर्स स्ट्रैडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। रिवर्स स्ट्रैडलेनबर्ग पोजीशन के अंदर जो मदर का जो हेड रहेगा वो बेड के लेवल से क्या रहेगा, अपर रहेगा, और जो उसके लेग्स हैं, मदर के जो लेग्स हैं वो कैसे रहेंगे, डाउन रहेंगे। तो मदर के जो लेग्स हैं वो कैसे रहेंगे, डाउन रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये बेड है, ठीक है, तो ये बेड है, तो बेड के लेवल से हेड जो है वो क्या रहेगा, अप रहेगा, और लेग्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, डाउन रहेंगे। तो ऐसी ऐसी जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं रिवर्स स्ट्रैडलेनबर्ग पोजीशन। क्यों देंगे ऐसा, वो इसलिए देंगे कि कोई भी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उस ब्लीडिंग जहां से हो रही है, ब्लीडिंग क्या हो सके, सप्रेस हो सके। तो ब्लीडिंग सप्रेस होगी, है ना। तो ब्लीडिंग कहाँ से सप्रेस होगी, जहां उसका टाइप है, जिस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है, जिस टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग हो रही है। तो प्लेसेंटा प्रीविया मोस्टली जो है वो लोअर सेगमेंट में देखने को मिलता है हमें। तो मोस्टली चारों जो टाइप हम देखेंगे वो मोस्टली हमें लोअर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो वहां पे अगर हम रिवर्स स्ट्रैडलिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं मदर को, तो ऐसी सिचुएशन में फीटस के कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, जो भी वहां पे ब्लीडिंग पॉइंट है, जो भी ब्लीडिंग पॉइंट बना हुआ है, उस ब्लीडिंग पॉइंट पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा, और वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने की वजह से ब्लीडिंग जो है वो किसी ना किसी हद तक क्या हो सकती है, कम हो सकती है। फिर उसके अलावा हम फर्दर मैनेजमेंट भी करेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में हम ये कर सकते हैं कि क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रिवर्स स्ट्रैडलिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो है क्या करना है, मॉनिटर करना है फीटल हार्ट रेट, हार्ट साउंड मॉनिटर करना है, फीटल हार्ट साउंड। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है नर्सेस का, कि कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से FHR चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट भी चेक करेंगे, फीटल हार्ट साउंड भी सुनेंगे। तो ये जो है वो मोस्टली यहाँ पे वर्क रहेगा। तो फीटल हार्ट रेट चेक करनी है, और ये देखना है कि पेशेंट जो फीटस है वो रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, यानी कि फीटल हार्ट रेट या डिक्रीज हो रही है या ज़्यादा जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो इंटरवेंशन है वो ये है कि टू चेक मैटरनल वाइटल प्रॉपरली। जो भी मदर हैं उनके वाइटल साइन जो है वो प्रॉपरली हमें चेक करने हैं। जैसे कि उसमें बीपी हमें चेक करना है, पल्स रेट हमें चेक करनी है, मदर का टेम्परेचर हमें चेक करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमें मदर का पेन मैनेजमेंट भी हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो मोस्टली देख यहाँ पे मोस्टली ये रहेगा कि पेन वैसे होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि पेन जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए। ठीक है, तो वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हम यहाँ पे मदर का वेट हमें यहाँ पे चेक करना है, कि मदर का वेट चेक करना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि और क्या फर्दर इंटरवेंशंस रहेंगे। तो टू चेक ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट। जितनी भी क्लाइंट की जो ऑब्स्टेट्रिकल रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। ये नर्सेस का काम है कि वो उनको जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उनको कलेक्ट करे, उनको चेक करे कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ, कौन सा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उसको करवाना है, और हो चुके हैं तो उनको प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट्स में रखना है। ठीक है, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो प्रेजेंट की रिपोर्ट्स हो। उसके बाद टू मैनेज द ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसेंट फॉर्म।
ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रॉपर क्या करके रखने हैं, मैनेज करके रखने हैं, और कंसेंट फॉर्म भी मदर से लेना है। ठीक है। और अगर मदर जो है वो कॉन्शियस नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो भी अटेंडर हैं उनसे क्या लेना है, कंसेंट फॉर्म लेना है। तो ये जो है वो लीगलाइज्ड यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा, लीगलाइज्ड इंटरवेंशन है। तो यहाँ पे मेनली कंसेंट फॉर्म तो लेना ही लेना है। ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म यहाँ पे लेंगे, और उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जो कर रही हैं नर्स, उसको क्या करना है, मैनेज करना है प्रॉपरली। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नर्सेस क्या करेंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस को कम करने के लिए वहाँ पे क्या करेगी, अपना जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहाँ पे उनको, पेशेंट को एनकरेज करेगी कि आप घबराइए मत, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि बच्चे की भी जान बच सके और आपकी भी जान बच सके, आपको कोई खतरा नहीं होगा। इस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द पेशेंट अबाउट एक्टिविटी, टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द पेशेंट अबाउट एक्टिविटी। ब्लीडिंग इन placenta previa is not associated with activity, but bleeding may occur during rest and mother found herself in pool of blood। अगर हमारे पास पेशेंट आती है और अगर हम इसको एडवाइस करें तो एडवाइस में ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें कई बार क्या होता है कि मदर ये सोचती हैं कि ब्लीडिंग जो है वो हो रही है और मैं चल फिर लूँगी, वॉक कर लूँगी, तो उसकी वजह से मेरी ब्लीडिंग जो है वो कहीं ना कहीं तक रुक जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ब्लीडिंग कम ही होती है, उस समय मदर को पेन भी नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर ये देखती है कि हॉस्पिटल क्यों जाना है, क्यों चेक कराना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करती हैं, वो घर पे ही कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करती रहती है, घूमती रहती है, वॉक कर लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये बताना है पेशेंट को कि अगर ऐसी कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है और ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे एक्टिविटी से यहाँ पे ब्लीडिंग का कोई सेंस नहीं है कि अगर आप एक्टिविटी करोगे, घूमोगे फिरोगे तो उससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोस्टली जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो ये हमें बताना है मदर को कि मोस्टली जो ब्लीडिंग होगी वो आपके रेस्ट के टाइम पे होगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब रेस्ट के टाइम पे अगर मदर रहेगी तो अपने आप को जो है एक टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है कि मदर अपने आप को फील करेगी पूल ऑफ ब्लड में, यानी कि एक जो ब्लड का जो तालाब होता है उसमें अपने आप को फील करेगी। क्योंकि वहाँ पे जब वो रेस्ट करेगी तो रेस्ट करते टाइम पे उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लेसेंटा प्रीविया में मोस्टली रेस्ट के टाइम पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है कि ऐसे में कि भाई आप घूम लो तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्टिविटी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो ये थे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन, तो ये हम प्रोवाइड करेंगे मदर को और उसको एनकरेज करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन थे जो मेन मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा के मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो देखिए अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या हो रहा था, अब्रप्शियो प्लेसेंटा में जो है हमें देखने को मिल रहा था कि प्री मैच्योर क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है प्लेसेंटा। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हमने देखा था। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर प्लेसेंटा जो है वो सेंटर पार्ट से अगर डिटैच होता है और वहाँ पे अगर हिडनली ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको बोल रहे थे कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। और अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल रही है और ब्लीडिंग कलेक्ट भी हो रही है बिहाइंड, तो जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, तो जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है तो प्लेसेंटा सेपरेशन की जगह से ब्लीडिंग जो है वो कहाँ पे आएगी, बाहर आती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसे को हम कह रहे थे रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। और हमने देखा था मिक्स्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें कि प्लेसेंटा जहाँ से सेपरेट हुआ है वहाँ पे कुछ क्लॉट्स भी बनेंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग कलेक्ट भी रहेगी और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग जो है वो बाहर भी आएगी। ये मिक्स्ड टाइप के अब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमने देखा था। ठीक है। तो इसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे जो है वो आपको लार्ज
क्लॉट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऐसी सिचुएशन में क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले कि मदर को क्या करना है, सबसे पहले इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मदर को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। जितने भी फ्लूइड वगैरह हैं जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हैं वो क्या करना है, यहाँ पे फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, मदर को चढ़ाने हैं वो फ्लूइड, जिससे कि हम शॉक का मैनेजमेंट कर सकें या शॉक को डेवलप होने से बचा सकें। उसके अलावा वाइटल साइन रिकॉर्डिंग भी हमें चेक करनी है, प्रॉपर वाइटल साइन रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर ब्लड की कमी हो रही है तो ब्लड भी चढ़ाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्रोफाइल से रिलेटेड, वो सारी एग्जामिनेशन हमें यहाँ पे करवानी है। ठीक है, जैसे ही मदर हॉस्पिटल में आती है तो पहले आईवी फ्लूइड चढ़ा देंगे। उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस, वाइटल साइंस रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जितने भी ब्लड के टेस्ट वगैरह जो डॉक्टर ने लिखे हैं वो सारे यहाँ पे करवाने हैं। तो ब्लड एग्जामिनेशन और ब्लड प्रोफाइल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इसमें जो मेनली हम बात करें अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में यहाँ पे अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में यहाँ पे क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को, चाहे जेस्टेशनल एज कैसी भी हो, चाहे जेस्टेशनल एज 37 वीक से पहले हो, चाहे जेस्टेशनल एज 37 वीक के बाद का हो। वो ऐसी दोनों कंडीशन में ही, यानी कि जेस्टेशनल एज को बिना ध्यान में रखे हुए, बिना देखे हुए, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में यही रहेगा कि प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की, ये तो बात है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की। अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें कि वेजाइनल डिलीवरी जो है वो क्या है, पॉसिबल है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर दिख रही है कि उसमें वेजाइनल डिलीवरी जो है वो क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडक्शन ऑफ लेबर प्रोसेस करवाएंगे, लेबर प्रोसेस के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे LSCS करवाना पड़ेगा। तो मदर को जो है कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मदर को OT में शिफ्ट करेंगे LSCS के लिए। ठीक है, तो ये अब्रप्शियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट था, जिसमें हमने बात की कि मदर जो है वो अगर मदर ऐसी सिचुएशन में रहती हैं, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में रहती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना है मदर को, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने हैं और रिकॉर्डिंग वाइटल साइन करेंगे और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है इफ़ रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो तब करनी है। उसके अलावा आप जितने भी ब्लड के इन्वेस्टिगेशन है वो सारे सब कुछ कराने हैं, सोनोग्राफी वगैरह भी हम करवा सकते हैं, स्कैन वगैरह तो रखने ही रखने हैं, स्कैन रखेंगे तभी तो डॉक्टर वगैरह असेस कर पाएंगे कि सिचुएशन कितनी थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हमने ये देखा कि क्या करना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, टर्मिनेट करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे विद इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। इफ वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, LSCS करवाना पड़ेगा। तो LSCS कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और फिर भी आपको लग रहा है कि बेबी सर्वाइव कर सकता है, वायबल फीटस है, थोड़ा ना थोड़ा सर्वाइव कर सकता है, तो जल्द से जल्द क्या कराएंगे, LSCS कराएंगे। नहीं तो फिर क्या करवाना है, टर्मिनेट तो करानी है प्रेगनेंसी को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगे। तो नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे जो है मोस्टली यहाँ पे मदर को जो है प्लेस करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि उसको जो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे वो लेटरल पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे। तो मदर को यहाँ पे कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा, लेटरल पोजीशन में रखा जाएगा, यानी कि लेटरल पोजीशन को ही हम साइड लाइन पोजीशन कहते हैं। हम जब करवट लेके सोते हैं तो वो साइड लाइन पोजीशन होती है, लेटरल पोजीशन होती है, तो मदर को थोड़ा साइड लाइन पोजीशन में रखेंगे, लेकिन नॉट सुपाइन पोजीशन टू अवॉइड प्रेशर इन द वेना केवा।
सुपाइन पोजीशन यानी कि सीधा नहीं लिटाना है मदर को। सीधा अगर लिटा देंगे तो हो सकता है कि जो वेना केवा वेना केवा के ऊपर प्रेशर आ सकता है, और वेना केवा के ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है आगे जा करके। तो इसलिए वेना केवा पे प्रेशर ना आए, तो अवॉइड द प्रेशर इन द वेना केवा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मदर को कौन सी पोजीशन में लिटाएंगे, लेटरल पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन में मदर को लिटाएंगे। उसके बाद फीटल हार्ट साउंड जो है यहाँ पे मॉनिटर करना है। फीटल हार्ट साउंड से यहाँ पे कार्डियोटोकोमीटर की सहायता से जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फीटल हार्ट साउंड चेक करने हैं, उसके साथ ही फीटल हार्ट रेट भी चेक करनी है। फीटल हार्ट साउंड और फीटल हार्ट रेट FHR चेक करनी है। फीटस एक्टिव है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, वो सारा सब कुछ हमें यहाँ पे चेक करना है और डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि मदर के वाइटल साइंस प्रॉपरली हमें चेक करने हैं, किसको एस्टेब्लिश करने के लिए, बेसलाइन डाटा को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे कि हम इजीली जो है वो हम मदर के मैनेजमेंट के लिए हमें हेल्प मिल सके। तो इसलिए बेसलाइन डाटा को एस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मदर के वाइटल साइंस भी असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उनका भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। उसके अलावा अवॉइड परफॉर्मिंग एनी वेजाइनल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। किसी भी तरीके का कोई भी वेजाइनल और किसी भी तरीके का कोई एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों अवॉइड कर रहे हैं वेजाइनल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को? वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम इंजरी से बचा सकें, कोई अदर फर्दर इंजरी अगर होती है एग्जामिनेशन की वजह से, तो उससे बचा सकें। तो टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी टू द प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर पे कोई अदर फर्दर इंजरी नहीं हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे वेजाइनल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, मोस्टली अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। प्लेसेंटा प्रीविया का हमने क्या मैनेजमेंट किया, उसके बाद हमने बात की कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया के 2 मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है यहाँ पे रहेंगे, मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा के लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, इसमें मोस्टली जो है वो इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो बहुत ही शॉर्ट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी में और कई फर्दर डिजीज़ को जो कि मदर की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहती हैं, मदर ऐसी सिचुएशन में जो है सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम और फर्दर वीडियोस के अंदर। तो जल्द ही मैं लेके आऊँगा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं किसी भी चैनल पे, तो मोस्टली आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली वीडियोस देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्या करना है, वहाँ से जो भी प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ते जाइए। ठीक है, तो पार्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप वीडियो को ऑन कीजिए, वहाँ से आप पढ़िए। तो उससे क्या आप सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको बताएं चैनल के बारे में, और उनको भी बोलें, एनकरेज करें कि आप भी क्या कीजिए, यहाँ पे अटैच कीजिए। यहाँ पे जो भी हमारा चैनल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको एनकरेज करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करें, और जो फर्दर वीडियोस बने हुए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू।